हम्म, देखिए, अब हम क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। तो फिजिक्स में परेशानी क्या आती है हमें? अक्सर हम फिजिक्स को पढ़ते वक्त एक ही बात बोलते हैं कि फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि फिजिक्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमें समझाने के लिए किसी टीचर को वो थॉट्स हमें दिखाने पड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आपकी जो इमेजिनेशन है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, ये जरूरी होता है। ठीक है ना? क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। आपको नॉलेज कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। क्योंकि नॉलेज जो है ना वो लिमिटेड है, वो सीमित अमाउंट में है। लेकिन आपकी इमेजिनेशन आपके यूनिवर्स को, यूनिवर्स से बाहर की दुनिया, ऐसी ऐसी दुनिया को दिखा सकती है आपकी सोच, जिसको नॉलेज नहीं बताती है। फिजिक्स में पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है कि फिजिक्स को देखना जरूरी है। कि हम चीजों को जब देखते हैं तो उसी को अपने दिमाग में फिट करके उसके बारे में सोचते हैं। जैसा देखेंगे वैसा सोचेंगे। ठीक है, क्या होती है फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या है? नेचर में होने वाली फिनोमिना, मतलब घटना, इनको पढ़ना और समझना, ये फिजिक्स है। पढ़ के समझ के हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं। फिर हम नई नई चीजों को आविष्कार करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, बनाते हैं काफी सारी चीजों को फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके, फिजिक्स के लॉज को, नियम को यूज करके। फिजिक्स में अक्सर हम बार बार फिजिक्स लॉ पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये? फिजिक्स के लॉ मतलब नियम, भौतिकी के नियम। भौतिकी के नियम मतलब फिजिक्स के नियम का मेरा मतलब कि दुनिया जैसे काम कर रही है उसी को देखकर हम जो बताएंगे वही क्या होगा? फिजिक्स का नियम, फिजिक्स के लॉ। जैसे एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, किसी को मास बोलते हैं, मतलब कि चौक, मोबाइल, लैपटॉप, किसी का पैसा, इन सबको हम अलग अलग नाम से नहीं, ऐसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है अपने आप। नेचर में है ना ये अपने आप, कि हमने गिराया? नहीं, नेचर में ये अपने आप खुद गिरता है। किसी को भी छोड़ते हैं ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ये क्या है? ये है नेचर का रूप जो हमने देखा और इसी को बता दिया। और ये कहलाता है फिजिक्स का नियम, फिजिक्स का लॉ। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो लॉज क्या होते हैं? जो नेचर दिखता है वैसा समझो और वैसा बता दो, दैट इज लॉ, नियम। फिजिक्स में और क्या घटना होती है? जैसे हमने देखा है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से, बिना पास जाए, दूर से खींच लेता है, दूर से धकेल देता है। दूर से कैसे काम करता है ये हमें नहीं आता समझ में। अगर समझ लेंगे तो हमने क्या किया? उस फिजिक्स के लॉ को, फिजिक्स के नियम को हमने स्टडी कर लिया, उसमें डीप स्टडी, गहराई में जाकर पढ़ लिया। ठीक है? अच्छा, ये सब चीजें हमें एक एक करके समझना है, पढ़ना है, और इसी को कहते हैं हम अपनी फिजिक्स की स्टडी अच्छे से समझना है। यहां पर लिखा है ना कि एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट से बिना टच किए खींचना और धकेलना, ये क्या है? फिजिक्स जो हमें दिखता है, हमें दिखता है ना ये कि ऐसा होता है, तो ये क्या है? फिजिक्स का लॉ। वो नेचर ऐसे काम कर रहा है, क्या इसको बदल सकते हैं? पता नहीं। अगर बदल सकते हैं तो तरीका आना चाहिए आपको। जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे को दूर से खींच लेता है, इसको न्यूटन ने क्या बताया कि इसके पास मास है, इसके पास मास है, ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, दूर से ही खींच लेंगे। फिर से, अगर ये दोनों दूर से खींचने की एबिलिटी रखते हैं तो इसी तरह से अर्थ, हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। और फिजिक्स में हमने कुछ और भी पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास, बाकी वो दूसरी चीज है। अभी क्या पढ़ रहे हैं
कि पृथ्वी अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है। क्यों लगाती है चक्कर? लगाती है हमें भी पता है, लेकिन क्यों लगाती है इसको न्यूटन ने बताया कि ये एक बल के कारण, फोर्स के कारण चक्कर लगा रही है। एक फोर्स है जिसको खींचती है। ठीक, अब आपके दिमाग में डाउट शुरू, खींचती है तो ऐसे क्यों नहीं जाता, ऐसे क्यों जाता है? ये तब समझ में आएगा जब और पढ़ लेंगे। अगर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक, और धीरे धीरे करके सन का साइज बड़ा हो रहा है, वो रेड स्टार बन जाएगा, लाल रंग का, रेड जायंट बोलते हैं। और ऐसे में सन सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, सारे प्लेनेट को खींच लेगा और सब खत्म हो जाएगा। तो एक फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट कौन? जो फिजिक्स की स्टडी करके रिसर्च करते हैं, उसके बारे में डिस्कवरीज करते हैं, खोज करते हैं। एक इंसान ऐसे भी थे जिन्होंने ये समझाया हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सन बड़ा हो रहा है तो पृथ्वी उसके कंपैरिजन में, तुलना में पास आ रही है। जैसे अगर मेरी मुट्ठी, अगर मैं इसको ऐसे छोटा करके रखूंगा और ये यहां पर है, दूर है, इसको ऐसे बड़ा कर दिया तो पास दिखता है, और बड़ा कर दिया तो और पास दिखता है। इसी तरह से पृथ्वी को निकल सकता है कोई, सन निकल सकता है उसको। एक फिजिसिस्ट ने बताया कि जैसे जैसे सन बड़ा हो रहा है ना, पृथ्वी उतने ही खतरे में आ रही है, तो हम पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण के बल से पीछे खींच लेंगे। तो हमने क्या किया? नेचर को बदल दिया। कैसे बदल दिया? तरीका आता है हमें। कैसे आया तरीका? क्योंकि हमने फिजिक्स को स्टडी किया कि दुनिया कैसे काम करती है, और यही स्टडी हमें करनी है ताकि फिजिक्स समझ में आए, नेचर समझ में आए, काम कैसे करना है। ठीक, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले छोटे से लेवल पर, एटम की दुनिया में, परमाणु की दुनिया में आते हैं। ठीक है, ओके। देखिए फिजिक्स का एक और रूप, वो क्या है? हम ना एक काम करते हैं, इस स्केल को हाँ अपनी बॉडी से रब करते हैं, और रब करके इसके नीचे कुछ कागज के टुकड़े रख देंगे तो ये दूर से खींच लेगा। किया ऐसा? ठीक है, खींच लिया उसने। कैसे करता है ये काम? इसके पास एक ताकत आ गई कि वो उसको खींच लेता है। पहले क्या था? पहले हमने देखा जब उसको हमने रब नहीं किया, रगड़ा नहीं, तो क्या था? हम ऐसे कागज की पीस को चिपकाते हैं, नहीं चिपकता है। इसको ऐसे किया, अब चिपकाते हैं, चिपक जाता है। इसके पास वो ताकत आ गई, तो हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि रगड़ने से इसमें ताकत कैसे आ गई? तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। ठीक, इसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि रगड़ने से इसमें वो ताकत आ गई। तो इसके अंदर ऐसा क्या है? ये इसी तरह से काम है जैसे मैंने आपसे कहा कि नारियल के अंदर क्या है, पता करो। तो कैसे पता करेंगे? नारियल को लिया, धम्म से मार के तोड़ दिया, तो जो भी अंदर की चीज है हमें पता लग जाएगी। जैसे एक मोबाइल के अंदर क्या होता है, उसको लिया, तोड़ दिया या खोल दिया, उसके अंदर क्या है हमें आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा ना क्या है उसके अंदर। इसी तरह इसको रगड़ने से जो ताकत इसके अंदर आई, ठीक, वो कैसे आई, इसके अंदर क्या है, कैसे पता करेंगे? इसको तोड़ के। ठीक, अच्छा, इसके पास बिना रगड़े पहले कोई ताकत थी क्या? नहीं, रगड़ने पे ताकत आ गई। वो ताकत कैसे आ गई, अब इसका पता करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो एक केमिसिस्ट या फिजिसिस्ट उस टाइम पर उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी मैटर को, मतलब पदार्थ को तोड़ते हैं और तोड़ तोड़कर ऐसी जगह पर आ जाओ कि टूटे ना। मतलब क्या? मतलब क्या कि ऐसी जगह पर तोड़ तोड़ के पहुंचो कि वो दिखे भी ना। जब दिखेगा नहीं तो तोड़ोगे कैसे, है ना? तो सबसे छोटा हम उस पॉइंट पर आ जाएंगे तोड़ते तोड़ते। ठीक, तो उस छोटे से पार्ट को बोलेंगे एटम। हम नेचर को एक और तरीके से जानते हैं, वो क्या? कि जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं उसमें से रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है।
लाइट कैसे निकलती है, ये हमें सोचना है। और दूसरा क्या सोचना है कि इसको रगड़ने से वो ताकत कैसे आ गई। तो लाइट कैसे निकली और रगड़ने से ताकत कैसे आई, हम इन दो बातों का पता करेंगे। सबसे पहले हम जब तोड़ तोड़ के सबसे छोटी इकाई पर पहुंचे, सबसे छोटे अमाउंट पर, उसको हमने नाम दिया एटम्स, परमाणु। ठीक। अच्छा, वो दिखते कैसे हैं तो हमने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि वो दिखेंगे नहीं नेक्ड आई से। उसको देखने के लिए हमें स्पेशल डिवाइस चाहिए, माइक्रोस्कोप। हमें इसको देखने के लिए उसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, चलो हमें इसको देखना नहीं, इसको बस समझना है कि एटम क्या होता है। अच्छा, एटम क्या होता है उससे पहले ये सोचो कि जब इसको हमने रगड़ रगड़ के ऐसी जगह पर आ गए तो इसमें ताकत आई कैसे। हमने एटम को देखा और एटम को ऐसे जब हमने देखा, ठीक, तो हमने ये सोचा कि एटम के पास ताकत तो अभी भी नहीं है, वो ताकत रगड़ने से आई है। तो जरूर एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा जो उस ताकत को लेकर आ रहा है। फिर से देखो, हमारे पूरा यूनिवर्स, उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो दूर से किसी को खींच ले। ताकत कब आई? उसको रगड़ने पर। तो हम ना यूनिवर्स के छोटे पार्ट पे पहुंच गए, एटम्स पर। और एटम को देखा तो वो भी नहीं खींचता है जब तक उसको रगड़ो नहीं। तो एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा। अब उसको तोड़े तो तोड़े कैसे, वो हमें नहीं आता था। ठीक। और दूसरी तरफ क्या था कि जब हम किसी को जलाते थे, बर्न करते थे, या उसको हम गर्म करते थे तो लाइट निकलती थी। ये लाइट निकलती कैसे थी? तो इसके अंदर कुछ होगा जो लाइट निकालता है। हम कहां पहुंच गए तोड़ते तोड़ते? फिर से तोड़ते तोड़ते एटम पर। हमने एटम को देखा और ये सोचा कि एटम लाइट निकाल, तुम लाइट निकालो। तो साइंटिस्टों ने उस टाइम पर ऐसा सोचा कि एटम यहां पर है, दूसरा एटम यहां पर है। ठीक। तो ये दोनों आपस में एक फोर्स से, एक ताकत से बंधे पड़े हैं। और न्यूटन ने वो ताकत कौन सी बताई है? गुरुत्वाकर्षण बल। छोटे छोटे पार्ट पे भी लगता है। अगर ये ऐसे करके जब हिलता है ना गर्म करने पर, कि जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं ना तो उसका हिलना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? देखो, ये जो एटम यहां पर है, यहां पर है, ठीक, ये दोनों अपनी पोजीशन से चलते हैं। कैसे चलते हैं तो सुनो, हमने इस एटम से पूछा कि आप कहां रहते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर माने, क्या मान सकते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप कहां रहते हैं, तो उसने कहा अभी तो हम स्कूल में हैं। ठीक है। फिर हमने दूसरी बार पूछा आप कहां हो, तो वो कहते हैं कि अभी हम पार्क में हैं। तीसरी बार पूछा कि आप कहां हो, तो वो कहता है कि मैं शॉप पर हूं। चौथी बार पूछा कि आप कहां हो, तो बोलता है कि मैं किसी और जगह पर हूं, अपने ऑफिस में हूं। तो जब भी हम उससे पूछते हैं कि आप कहां हो या कहां रहते हैं, तो वो क्या बताता है? कभी स्कूल में, कभी पार्क में, कभी कहां, बताता है ये सब चीजें। लेकिन हमने पूछा आप रहते कहां हैं, वो कहता हूं मैं घर में रहता हूं। ठीक है। फिर से हमने पूछा आप कहां रहते हैं, तो वो क्या कहेगा कि हम घर में रहते हैं। लेकिन जब भी पूछो तो वो क्या बताता है? मैं कभी स्कूल में बताता है। हमने ये देखा कि उसने क्या कहा कि हम कहां पर हैं, अपने घर में। हम पूछते हैं कि आप कहां हो, स्कूल में। अरे अगर आप घर में रहते हो तो आप मुझे घर में क्यों नहीं मिलते? हमेशा कभी स्कूल में मिलते हो तो कभी किसी पार्क में या कभी ऑफिस में। तो आप घर में कब रहते हो? तो वो ये कहता है कि जब मेरा काम स्कूल से खत्म, मैं वापस घर पे आ गया। ठीक, मुझे किसी काम से जाना पड़ा पार्क में, काम मैं पार्क में आ गया। पार्क में काम खत्म, वापस घर पे आ गया मैं। ठीक, ऑफिस गया, ऑफिस से काम खत्म, वापस घर पे आ गया मैं। तो कर क्या रहा है? अपने काम से बाहर निकलता है, फिर वापस घर पे। और जब ऐसा कोई करता है तो हम कहते हैं कि ये उसका घर, अपने ऑफिस गया, काम खत्म, वापस।
उसके बाद फिर यहां गया, फिर वापस, फिर यहां गया, फिर वापस, फिर यहां गया, फिर वापस। तो क्या हो रहा है, ये इसके चारों तरफ काम कर रहा है, इधर उधर चलता है। और जब इसके चारों तरफ चलेगा तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, उसका मध्य स्थान, मीन पोजीशन। तो ये उसकी वो पोजीशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। इसी तरह से एटम, एटम क्या करता है, अपने चारों तरफ, यहां पर है, यहां से वो ऐसे हिलता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, और ये वाला भी ऐसे वाइब्रेट करता है, या ये दोनों ऐसे चलते हैं। मतलब क्या कर रहा है, इसका एक पॉइंट होगा जिसके चारों तरफ ये घूम रहा है, और ऐसे ही इस वाले के लिए इसका एक पॉइंट होगा तो इसके चारों तरफ ये घूमता है ना। तो एटम क्या करते हैं, ऐसे करके हिलते हैं, चलते हैं। तो उस टाइम पर साइंटिस्टों को लगा कि एटम जब चलते हैं तो उनके चलने से लाइट निकलती है, जब उनका चलना तेज हो जाता है उससे लाइट निकलती है। तो ठीक है, हमने उनका चलना इतना बढ़ा दिया कि वो ऐसे जब चलने लगे तो उनकी फोर्स देखो, जब ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, ऐसे चलेंगे टकरा सकते हैं, तो वो फैल जाते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, अगर हम किसी प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टिक फैल जाती है। कौन सी, जैसे पाइप देखा आपने, पाइप को गर्म करो फैल जाता है। क्यों फैलता है, क्योंकि वो टकराने का डर है। तो एटम दूर दूर हो जाते हैं। जैसे ही वो दूर हो जाते हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या बोलता है कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, जितना वो दूर होते जाएंगे उनकी फोर्स कम होती जाएगी, तो वो टूट सकते हैं, और गर्म किया टूट सकते हैं। ठीक, तो अगर हमने इतना गर्म कर दिया कि एटम टूट के बाहर चले गया, ये भी टूट के बाहर चले गया, तो अब लाइट कौन छोड़ रहा है। देखो, हमने ये पढ़ा कि जब एटम ऐसे चलता है या ऐसे चलता है ना, तो वो लाइट छोड़ता है। ठीक है, तो हमने इसको इतना गर्म किया कि इसका चलना बहुत तेज हो गया। अब ये ऐसे चलता है गर्म करने से, और ऐसे में ये इतना ऊपर गया कि इसका साथ इससे टूट गया, तो ये बाहर निकल के चला गया। लेकिन तब भी गर्म करने से लाइट निकल रही है। तो अब कैसे निकलती है लाइट, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो एटम के अंदर है, जो लाइट को निकालने के लिए जिम्मेदार करता है। तो कौन है इसके अंदर, तो हमने पता किया कि इसके अंदर छोटे छोटे और पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे और पार्टिकल होते हैं। कैसे पता किया हमने ये, इसके लिए 9th में एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक, ट्यूब का, और रे मतलब किरण, कैथोड रे ट्यूब। तो उससे पता लगाया कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। पार्टिकल मतलब कण। तो एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्या पता चला, एटम सबसे छोटा नहीं है। अगर ये होता तो उसके अंदर ये कैसे आते, तो एटम के अंदर ये भी होते हैं, जो उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। और हमने पाया कि वो 3 मेन होते हैं, उसमें 3 छोटे छोटे पार्टिकल। 3 कौन कौन से, एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये 3 उसके अंदर पाए गए। कैसे कैसे हमें मिले उसके अंदर, इसकी अपनी एक पूरी कहानी है। ठीक, ये कैसे कैसे मिले उसको कभी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर लेंगे। ये कैसे मिले वो अलग इसकी कहानी है, लेकिन इतना पता चला कि ये और ये तीनों एटम के अंदर है। अब देखो, हमने जब इसको रब किया, या तो देखो एटम, पहले ये तीनों एटम के अंदर कैसे होते हैं ये जरूरी है, इसको समझो। इसको पहले देखो कि दिखते कैसे हैं, एटम के अंदर कैसे होंगे। तो 11th क्लास में, 9th क्लास में इसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ये मिलता है, या हम एटम को कैसा समझते हैं,
हम समझते हैं कि एटम ऐसा गोला है, लेकिन असल में एटम क्या है? एक अरेंजमेंट, एक बनावट है। कैसी बनावट? तो वो बनावट है इनके कारण। जैसे हमने स्टडी में पाया कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले जगह पर रहता है और एक प्रोटॉन यहां सेंटर में रहेगा और एक न्यूट्रॉन। तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काटते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। बहुत सारे होते हैं जो इसके चक्कर काटते हैं। हम अभी के लिए ये पढ़ते हैं। और ऐसी बनावट को ही हम एटम बोलते हैं। तो एटम में ये पता चला कि सबसे बाहर जो घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और जो इस जगह पर है एकदम सेंटर में, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें दोनों बंधे हैं, इसमें दोनों एक साथ पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। इनके बारे में पता कैसे चला ना, ये अपने आप में एक खूबसूरत कहानी है। अब सोचो, आपको मैं एक बात बताता हूं मैं। देखो, हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा। हमने देखो क्या पता लगाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तीन छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण, ये वो है जो इसको रब करने से जो ताकत आती है वो इन्हीं के कारण आती है। कैसे आती है उसको बाद में समझते हैं, लेकिन इन्हीं के कारण वो ताकत आती है। हम जब इसको रब करते हैं, ताकत कैसे आई? यह नेचर। क्योंकि हम इसको क्या मानते हैं कि इनके पास जो ताकत लाने का तरीका है वो जब नेचर था पहले से, तो इसकी वो पहले से गुण है इसका। वो कैसे है इसको हम जब डीप पढ़ेंगे समझ में आएगा। जैसे ये नीचे गिर जाता है, इसके पास ये जो गुण है वो कब आया? तब आया जब नेचर बन गया। जब नेचर में मास ऐसा चीज बनना शुरू हुई, छोटे छोटे पार्टिकल बनना शुरू हुए, उनके पास वो गुण तुरंत आ गया, नेचर। तो इसीलिए हम इनको जब इनकी ताकत पढ़ेंगे, वो नेचर की ताकत, नेचर का नियम, नेचर की बल, फंडामेंटल फोर्स कहते हैं उसे। तो नेचर जब स्टार्ट हुआ हमारा बनना, उसमें चार ऐसी फोर्स निकली जो नेचर की पहले से हैं। जैसे ही एक पार्टिकल बनेगा छोटा सा, उसके पास ऐसे कैरेक्टर आ जाएंगे कि उनके पास ताकत लगाने की गुण आ जाएगा। वो कैसे कैसे, वी विल सी मोर, हम और देखेंगे। लेकिन अभी एक स्टडी ने हमें यह बताया कि देखो, इसको जब हमने रगड़ दिया, इसके पास ताकत आई, ठीक है। तो हमने एक काम और किया। अब वो काम क्या, सुनो। हमने इसको जब रगड़ दिया तो एक जगह पर रख दिया ऐसे, ये ठीक। और जो इसके पास वो ताकत आई है, हम उसको फिजिक्स में बोलते हैं आवेश, चार्ज हो जाना। हम आवेश को क्या पढ़ेंगे? चार्ज हो जाना। तो इसके पास जो ताकत आई है, हमने कहा ये बॉडी चार्ज हो गई है, मतलब आवेशित। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल में ताकत आ जाती है। कौन सी ताकत? फिर से वापस काम करने की। कोई इंसान थक जाता है तो क्या बोलते हैं? इसको चार्ज कर दो, मतलब खाना खिलाओ, ताकत आ जाएगी। तो इसके पास भी ताकत आ गई, मतलब ये चार्ज हो गया। अब से क्या बोलेंगे? इसको रब करने पर ये चार्ज हो जाता है, ये चार्ज हो जाएगा, जैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जब इसके पास ताकत आ चुकी है, तो हम दूसरा लेकर आते हैं, एक और, ये इसको भी रगड़ देते हैं, तो इसके पास भी ताकत आ गई, ठीक है। इसके पास भी ताकत आ गई, ये अब दोनों के पास ताकत आ चुकी है, ये भी चार्ज और वो भी चार्ज हो गया, ठीक। अब हम सोचते हैं कि ये भी ताकत हो गया, ये भी ताकत हो गई, दोनों को मिला दो, ताकत बढ़ जाएगी।
हमने जैसे ही दोनों को मिलाया और इनकी ताकत बढ़ जानी चाहिए थी, तो ये ताकत से कागज को और तेजी से खींचता, दोनों मिलके ताकत बढ़ जाएगी। और हमने ये पाया कि जब दोनों को मिलाया तब ताकत खत्म हो गई। दोनों को मिलाने से, दोनों को ये ऐसे मिलाने से ताकत खत्म। ताकत खत्म मतलब नो चार्ज, नो चार्ज, आवेश खत्म हो गया, कोई आवेश नहीं है, नो चार्ज। ये कैसे हो सकता है? ये वो कौन सी ब्रांच है जिसमें दो चीजों को मिलाने पे जीरो हो जाता है? चार्ज कितना हो गया? जीरो। कौन सी ब्रांच है ये? ये केवल एक ही ब्रांच है जो हमें ये बात समझाती है, वो है मैथमेटिक्स। देखो कैसे, एक नंबर 3, दूसरा नंबर -3, कितना हो जाएगा ये? जीरो। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें चार्ज क्यों खत्म हो गया, क्योंकि एक रहेगा प्लस का तो दूसरा रहेगा माइनस का। तब हमने जाके चार्ज के नाम दिए, एक को कहा प्लस का तो दूसरे को कहा माइनस का। इसीलिए हमारे पास दो रूल निकल के आ गए कि चार्ज दो तरह से होती है बॉडी, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। प्लस चार्ज इसको बोलते धनात्मक, हम धनात्मक की जगह पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। पॉजिटिव मतलब प्लस। और एक है ऋणात्मक, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब माइनस वाला, माइनस बोलो नेगेटिव बोलो सब ठीक है, हम समझ गए। अब नेचर में दो तरह के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन ये आते किसकी वजह से? ये गुण आता है इनके कारण। और हमने अपनी स्टडी में हम तक ये नहीं पता कर पाए कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, मतलब कि ये नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव है। तो हमने मान लिया अपने आप से, हमने ये अब पढ़ते हैं क्योंकि हमें मानना तो पड़ेगा कोई ना कोई पॉजिटिव है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या है? नेगेटिव है ना। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? माइनस का। समझ गए हम। एक नेगेटिव का देखो, इलेक्ट्रॉन ये भी छोटा सा कण है, इसके पास कण होने के क्या क्या गुण हैं ये हम कल देख लेंगे। ये कण है, इसके पास एक गुण है कि इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जब हमने एटम के बारे में सोचा तो हमने ये भी सोचना शुरू किया कि एटम में एक चार्ज होता है नेगेटिव, जिसके कारण लाइट निकलती है। नेगेटिव का पता कैसे लगाया? तो सुनो, हमें एक चीज आती थी चार्ज से पहले, एक बात पता थी कि जब हम रगड़ देंगे ना तो एक बॉडी हो जाएगी नेगेटिव, और जिससे रगड़ा अगर ये नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, एकदम अपोजिट। अगर मैं इन दोनों को रगड़ता हूं ऐसे करके, अगर एक नेगेटिव तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिव। ये गुण हमने नोट किया और ये हमेशा ही होता है। कैसे होता है और देखेंगे। हमें इनको चार्ज करना आता था, एक नेगेटिव चार्ज तो एक पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या किया कि ऐसा एक मेटल की प्लेट ले लिया जो हम नॉर्मल देखते हैं, ऐसे यहां लगा दिया उसको। इसको हमें तोड़ना था। कैसे तोड़ेंगे इसको? इसको तोड़ तोड़ के हमें एटम को ब्रेक करना था, और उस तरह से हमें बस एक ही तरीका आता था, वो है करंट देकर। इसको बिजली देंगे, इसके छोटे छोटे कण बड़ी तेजी से चलने लगेंगे हीट के कारण। तो हमने इसको बैटरी से लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये बैटरी का साइन होता है ये। तो इसकी तरफ कौन सा लगाया? नेगेटिव, तो ये बन गया नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। बैटरी होता है ना, उसी तरह से ये बैटरी बनाने का तरीका। ये नेगेटिव हो गया तो ये वाला पॉजिटिव। हमने इसमें करंट दिया, तो जैसे ही करंट पास हुई इसमें से जो भी कण था वो निकल के बाहर आया, लेकिन दिखता नहीं है किसी को। लेकिन एक चीज दिखी
इसमें से एक रोशनी निकल के बाहर आई, ऐसे रोशनी, वो रोशनी हमें दिखती है। अब उस रोशनी के अंदर पार्टिकल है कि नहीं, कण है कि नहीं है, इसका पता लगाना है। हमने इसका पता लगाने के लिए क्या किया, तो सुनो। जब कोई कण है, उसके पास एक कैरेक्टर क्या है, एक गुण है कि उसके पास चार्ज होगा। दूसरा सबसे जरूरी, उसके पास मास होगा। मास क्या है, अभी के लिए आप समझ लो वजन की तरह, है ना। जब हम किसी को टकराते हैं तो चोट लग सकती है ना, तो एक मास, ये कितना भारी है, मास से बोलेंगे भी। अभी के लिए ये समझो, बाकी आगे। इसको द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, द्रव्यमान। इसको और पढ़ेंगे हम मास क्या है, बट अभी के लिए क्या, वजन वाला, जिसको हम पकड़ सकते हैं, है ना, जिसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, वो कैरेक्टर। अब हमने सोचा इस रोशनी में पार्टिकल है कि नहीं। पार्टिकल के पास दो कैरेक्टर है, एक ये और दूसरा ये। अगर ये कैरेक्टर रखता है अपने पास, तो इसको हम डेली देखते हैं। कैसे देखते हैं, हम टीवी ऑन करते हैं तो टीवी पे चमकती है, पिक्चरें बनती हैं। वो पिक्चर कैसे बनती है, तो सुनो। हमारी जो टीवी है वो इसलिए चमकती है क्योंकि ना टीवी को हमने जिस धातु से बनाया, जिस मैटर से बनाया, जिस पदार्थ से बनाया, वो पदार्थ है जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड। अभी इसको जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, इसका नाम क्या बोला मैंने, जिंक सल्फाइड, ऐसा नाम है इसका। अलग अलग पढ़ने के लिए अलग अलग नाम, धीरे धीरे करके सब मिलेगा। तो इस एलिमेंट का, इस धातु का ये बना हुआ है, इसका ये कैरेक्टर है, ये प्रॉपर्टी कि जब भी कोई कण, मतलब पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये चमकती है, ये ऐसे करके चमकेगी। अब हमने इसके सामने यही जिंक की प्लेट यहां रख दिया, रख दिया। अब जब रोशनी इस पर जाएगी, ठीक, अगर रोशनी के अंदर पार्टिकल है तो ये चमकेगा, और हमने ये देखा कि चमकता है। चमकता है इसका मतलब कि इस रोशनी में क्या निकल रहे हैं, पार्टिकल निकलते हैं। और वो पार्टिकल कौन सा चार्ज है हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख दी, एक और हमने ये पाया कि जो पार्टिकल निकल रहा है वो पार्टिकल ऐसे मुड़ गया। क्यों मुड़ गया, क्योंकि इस प्लस वाले ने माइनस को खींच लिया। जैसे अगर हम एक चुंबक को पास में रखें तो खींच लेता है, इसी तरह जब हम इनको पास में रखेंगे, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, इनको पास में रखेंगे तो ये एक दूसरे को खींच लेगा, एक दूसरे को ये खींच लेगा। क्यों खींचेगा, कैसे खींचेगा, वी विल सी। अभी क्या सुन रहे हैं, खींच सकता है, और ये होता है, और ये नेचर का नियम है। कैसे खींचेगा, वी विल सी। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि इसको खींच लेगा, कौन, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। तो पार्टिकल यहां खींच के आ गया, किसके पास, प्लस वाले के पास। तो जरूर ये कौन सा होगा, ये वाला होगा नेगेटिव। जो कण है उस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव का चार्ज, इसीलिए वो खींच के कहां गया, पॉजिटिव वाले के पास। तो हमें समझ में आ गया कि एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन दुनिया तो बिना चार्ज वाली है। कैसे, हम अपने मोबाइल को छूते हैं तो मोबाइल में ऐसे पकड़ते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, ऐसे टच करते हैं कोई चार्ज नहीं है। ऐसा होता है ना, क्यों चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका असर खत्म करने के लिए एक जरूर साथ में एटम के अंदर क्या होगा, प्लस भी होगा। अगर ये 5 नेगेटिव वाले हैं तो 5 प्लस वाले होंगे, इसीलिए पूरी दुनिया में जो चार्ज है वो कितना रहेगा, 0। जब रगड़ देंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 5 प्लस, तो सबका चार्ज कितना,
0। अगर रगड़ देंगे तो एक चार्ज आ जाता है। बनाता हूं। प्रोटॉन पे हमने क्या नाम दिया कि प्रोटॉन, अभी तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर एक प्लस का 5 है तो एक माइनस का 5 है। इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? पूरा न्यूट्रल, पूरा संसार जीरो चार्ज वाला। है ना? हमने रगड़ दिया तो हमने ये पाया कि ये चार्ज हो गया, इसका मतलब कि एक गायब हो गया इसमें से, ये 4 बच गया। ये 4 बचने से ये कितना बनेगा? 1 बचेगा ना। तो अब हम क्या समझ गए कि जो प्लस वाला है नेगेटिव वाले के कम होने से, जैसे मेरे हाथ में दो तरफ, इधर 3 चौक, इधर भी 3 चौक, एक चौक कम हो गई तो कौन सा भारी होगा? 3 वाला ना। इसी तरह एक एटम के अंदर अगर 5 प्लस के हैं, 5 माइनस के हैं, रगड़ने से ताकत आ गई। ताकत क्यों आई? क्योंकि एक नेगेटिव का कम हो गया, तो इसके पास एक ताकत बन गई। अगर 2 कम हो जाएगा तो 2 की ताकत बन गई। अगर इलेक्ट्रॉन को और रगड़ दिया तो 3 की ताकत बन गई। ताकत कैसे आ रही है? रगड़ने से। क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्यों कम हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर जा रहा है? इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली सरफेस पर होता है, वो बाहर चक्कर लगाता है। जैसे हमने ये पढ़ लिया कि अगर कोई चीज हल्की होती है, कोई चीज भारी होती है, तो किसको निकालना आसान है? हल्की को कि भारी को? हल्की को। जो हल्का है उसको पकड़ा, निकाल दिया। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है और बाहर भी होता है, तो ये रगड़ने से बाहर निकल जाता है आसानी से। क्या क्या सुना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है, प्रोटॉन से यह हल्का होता है, मतलब वजन कम होता है। ठीक। और दूसरा क्या कि ये एटम के सबसे बाहर वाले जगह पर चक्कर काटता है। अगर वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर काटता है उसको बोलते हैं कि ऑर्बिट कर रहा है। ऑर्बिट मतलब कि एक ही सर्कल में घूम रहा है, ऐसे करके। जैसे अर्थ, पृथ्वी एक ही चक्कर में घूमती है, उसका मतलब वो ऑर्बिट कर रही है। इसीलिए हम ये लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम के या प्रोटॉन के बाहर वाले हिस्से में चक्कर काटता है, ऑर्बिट करता है। इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बाहरी हिस्से में होता है, बाहरी जगह पर होता है, बाहर जगह पर। अब इसके इन दोनों की वजह से ही इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। ठीक। अच्छा, अब हम ये क्या समझ रहे हैं कि जिस दुनिया में नेगेटिव चार्ज है, ना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम मानेंगे कोई चार्ज नहीं है। फिर से, इस पेन में कोई ताकत है क्या? पता लगाना है तो पता लगाओ। कैसे? इसके पास अपना हाथ ले जाओ। हमने कभी खेल खेला है ना ये, क्या कि टीवी के सामने अपना हाथ ले जाते हैं तो हमारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, या पर्दे से अपने हाथ को रगड़ लो और फिर पर्दे के पास ले जाओ, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। है ना? हो जाता है। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि पर्दे में वो ताकत आ गई। कैसे आई? रगड़ने की वजह से। इसी तरह इसको ऐसे लेकर आते हैं, कुछ होता है? नहीं होता है। इसका मतलब कोई ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने नेगेटिव के हैं उतने प्लस वाले, ये दोनों मिलके असर कितना कर देंगे? 0। जिसमें ताकत नहीं है, इसका मतलब कि जितने नेगेटिव के हैं उतने प्लस वाले हैं और ताकत खत्म हो गई।
लेकिन अगर इसके पास ताकत है कि मेरे हेयर्स को बाल के खड़े करता है, ये हाथ के ऐसे ले गया, मेरे हाथ के बाल खड़े हो गए, मैं समझ जाऊंगा इसके पास क्या है, ताकत। ताकत क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई ना कोई कम होगा, या तो ये कम होगा या तो ये कम होगा। लेकिन किसके कम होने के चांस ज्यादा है? नेगेटिव के। ये कम हो सकता है, इसके चांस ज्यादा है। क्यों? हल्का होता है और ये बाहर होता है, तो एटम में से जो बाहर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। ये समझ गए? ठीक, तो अभी हमें और भी चीजें इसकी पढ़नी है धीरे धीरे करके, कि सारी दुनिया में काम कैसे चल रहा है। ओके। तो अभी क्या क्या समझा कि चार्ज क्या होता है, इसको फिर से समझते हैं एक बार। चार्ज का मतलब कि उसके पास एक ताकत आ गई कि वो फोर्स लगा सकता है, तो लिख लेते हैं। ओके, अब थोड़ा थोड़ा और समझते हैं ना। देखो चार्ज क्या है, तो क्या लिखा कि किसी भी पार्टिकल का वह कैरेक्टर या वह गुण जिसके कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। यह बात जरूरी है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, लेकिन मुझे और भी कुछ लिखना है, वो ध्यान से देखो। एक चार्ज्ड पार्टिकल दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल पर, ये दूसरे आवेशित पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है। जैसे एक मैग्नेट को ही खींचता है, किसी लकड़ी को नहीं। इसी तरह एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज वाले पर फोर्स लगाएगा। अब यहां देखो, इसके पास तो चार्ज है माइनस का, ये कौन है माइनस वाला? इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो क्या ये इस पर फोर्स लगाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो है चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर लगाता है फोर्स, ये तो चार्ज है ही नहीं, तो फोर्स नहीं लगाएगा। खींचेगा या धकेलेगा? नहीं। लेकिन ये भी चार्ज, वो भी चार्ज, इसकी ताकत कौन सी? माइनस की। इसकी कौन सी? प्लस की ताकत। तो चार्ज हैं दोनों, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब कि फोर्स लगाएंगे। लेकिन ये भी सेम ताकत वाला, माइनस की ताकत, और ये दोनों खींचने की बजाय एक दूसरे को धकेलेंगे। धकेलना मतलब फोर्स लगाना, तो भी क्या चीज है? फोर्स। देखो फोर्स क्या होता है? मतलब बल। खींचना या धकेलना, इसको क्या कहते हैं हम? इसके बीच में क्या है? बल, फोर्स। फोर्स क्या है, कभी फुर्सत से और दिन पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे थोड़ा थोड़ा। अब समझो, ये फोर्स क्यों लगाता है, फोर्स क्यों नहीं लगाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से देखेंगे। ठीक, लेकिन अभी हमने क्या सीखा वो सुनो। हमने ये सीखा है कि नेचर ऐसे काम करता है, लेकिन क्यों करता है हमें नहीं पता। क्यों करता है कल देखेंगे हम। और जो नेचर ये काम करता है इसको हम क्या बोलते हैं? उसका नियम। अब ये नियम क्या है? कल से हम 12th क्लास की रियल स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, फर्स्ट चैप्टर। कल से हम चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। आज क्या देखा? थोड़ा बहुत जो फिजिक्स में नेचर होता है। ठीक,